तजर्बा चाहिए भाई। ये बात सफेद की हुई हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 11 जजेस ये बात करते हैं, तुम कौन हो? कौन हो तुम? अजहर सिद्दीकी लिखेगी सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जजेस के ना कफों में स्लीव्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये मैं नहीं कह रहा। आप कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन उनको आजाद डिक्लेयर करने वाला? खबर मान का आगे शर्म करो। तुम्हारी बेटियां जो है ना वो कुरान मजीद पे हलफ दे रही है। तू मरने का मकाम है, अपना छिपकली है मुंह में डाल रही है, निकलोगे तब मरोगे, हजम करोगे तब मरोगे। जैसे साकिब निसार एक फरिश्ता सिफ्त इंसान। सियासी जमातों के लिए हमारा मशवरा यही है कि इसको रोक दे खुदारा। तबाह बर्बाद कर दिया आपने ये 2.5-3 सालों में। नवाज शरीफ को सूली तौर पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब किस महीने में आपको लगता है कि बाहर आते नजर आ रहे हैं? खबर आ गई है जी। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था आपको? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब असद सदीक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर कल फैसला आया, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। आम आवाम को अगर ये समझानी हो बात कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा तो वो थोड़ा सा बता दें कि इस फैसले से क्या फ़ायदा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आसी साहब। 2-3 चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा, वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। सिंबल ले लीजिएगा, उसका इफेक्ट आया कि टेकिंग अवे या सिंबल बैनिंग पार्टी सेक्शन 215 जो है आइन से मुतसादम सा, वो चूँकि किताब पे तो मौजूद था। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा कि इंतखाबी निशान नहीं है तो आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बदल लिया यानी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, लेकिन फैसला यही था जो सामने आया। अब उसकी बात कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक टेक्निकल फ्लॉ है और मैं वो समझता हूँ वो बात फ्लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मुश्किल थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ सकी। आज़ाद उम्मीदवार ने उनको ज्वाइन कर लिया तो वो तो कहीं के नहीं रहे। अगर असूली तौर पर देखें आप, बिल्कुल लड़ाई हमारी चल रही थी लेकिन हमें पता था अंदर क्या। और फिर रिजर्व सीटें नहीं मिलनी थी। जब वो सियासी जमात नहीं है तो मखसूस से ठीक ठाक है और कम बेश नहीं, कोई 18 से 20 ख़वातीन की मिलनी है और 3 से 4 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलनी हैं। तो उससे आप अंदाज़ा का कितनी बड़ी एक तादाद हमारे हाथ से चली जाएगी। अच्छा, बात यही नहीं रुकती है। फॉर्म 45 और 47 का अगर रिजल्ट मैं प्रोजेक्टेड डेट दे देता हूँ, इस मुल्क में तब्दीली के, आप बाद में पूछेंगे जरा ब्रेकिंग खबरें आपके सामने पहले रख देता हूँ। इस मुल्क में तब्दीली के जो हालात आने हैं ना वो आने फॉर्म 45 और 47 से। 72 सीटें हैं, अगर सारा खुल गया, फोरेंसिक आ गया, 72 सीटें अगर आ गई तो 80 सीटें ये हैं और 72 कितनी हो जाएंगी? 152। अब 152 सीटों के ऊपर जो रिजर्व सीटें ले गए हैं ना उनसे छिन जाएंगी। क्या कह रहा हूं मैं? छिन जाएंगी, उनसे छिन जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन जब 150 के करीब सीटें आ जाएंगी तो आधी रिजर्व सीटें आईने पाकिस्तान 1973 वो आपकी आसानी के लिए सामने रखा है। इसका सेक्शन 51 अगर पढ़ लें तो 60 सीटें हैं ख़वातीन की और 10 सीटें हैं अक़लियतों की। 272 की अवान में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 152 आ जाएंगी। 332 का अवान है तो उस तरतीब से अगर प्रोपोर्शनल लगा लें तो कम व बेश नहीं कोई 36-37 सीटें जो है ना 60 बल्कि 40 के करीब सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी और 10 में से 6 वो आ जाएंगी तो 200 से ज़ायद सीटें हो जाएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। इसलिए ये इतना अहम मामला है। वरना क्या था? वरना आज़ाद रहना था, कुछ भी नहीं कर सकते। और पता है आपको, जब हमारे पास अक्सरियत 200 की आ जाएगी तो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादी हैं अक्सरियत चली जाएगी और तहरीकी अदम एतमाद आने में देर नहीं लगनी और उठा के बाहर फेंका जाएगा उनको। तो वो शायद इस मौके तक जाने ना दें। उसकी प्लानिंग जो है वो कर छोड़ी उन्होंने। वो शायद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, तहलील कर दें। इख्तियार तो है 95 के तहत असम्बलियाँ तहलील होती है, आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ों को। पहले तो हमारी ये छोटी फतह नहीं, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन की तशरीह अदालतों ने की है और ये 8 मेंबर बेंच का फैसला नहीं है, 8-5 का इंसा मैंने दे दिया था परसों।
लिखा हुआ था। आपको कैसे पता? अच्छा अब बड़ी जबरदस्त आजी साहब, लोग मुझे देखिए एक बात तो बड़ी बात बताओ, तजर्बा अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तारीख चली आ रही है, मैंने आज तक अदलिया की तहरीक की आज़ादी से लेकर जो जो मैंने प्रिडिक्शन की हैं अदालतों में, मैं बाहर बैठ के ऐसी प्रिडिक्शन नहीं मैं कर सकता। जब मैं अदालतों में प्रोसीडिंग अटेंड करता हूँ ना, वहाँ से मैं जजों की बॉडी लैंग्वेज और उससे बहुत कुछ सीख जाता हूँ। वहाँ से मैंने नतीजा कर लिया, मैंने जो इस प्रोसीडिंग अटेंड की है ना, मैंने 8 का फिगर निकाल लिया था। और चीफ जस्टिस साहब का मैंने यानी मैं नाम ले सकता था, 3 का और नामी लाभ ले सकता था। और उसमें मैंने नाम इसलिए लिया कि वो मुश्किल था, उनमें फैसला रिवर्स करना पड़ना था। 2 जजेस के बारे में मुझे पता था, जस्टिस अमीनुद्दीन का, कि वो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, वो अपनी एक लाइन लेकर चल रहे हैं पहले दिन से। तो इसलिए बस तो एक तो ये मेरा तजर्बा है। दूसरा आपको पता है फिर कोर्टों में फिरते हैं हम, हमें अंदाज़ा भी होता है, तजर्बा भी है, मीडिया से भी दोस्ती है। लेकिन लोग कहते हैं कि मीडिया के लोगों को भी नहीं पता, तुम्हें कैसे पता था? तो उसकी बुनियादी वजह है मेरा अपना तजर्बा। फिर आपको पता है कौवे, चिड़ियाँ, अकाब, लोगों ने एक एक पाला हुआ है, मैंने ज़रा ज़्यादा पाले हुए हैं। तो आपको पहले ही खबरें पहुंच जाती। वो एक और इल्ज़ाम लग गया मेरे ऊपर, वो अपना आज़मा बुखारी ने कह दिया कि जो फैसला पता था इनको। जनाब उस्मा बुखारी साहिबा, जरा मेरे ट्वीट पढ़ लिया करें आप, जो मैं टीवी पे बात कर रहा होता ना वो देख लिया करें। मैंने ट्वीट में रीजन लिखी है, मैंने आइन की तशरीह की है उसके अंदर, और मैंने कहा है कि ये देखिए ये हक है। अब वो जो हक है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है ना भाई। बिल्कुल। और मेरे ट्वीट के पहले पोर्शन में ये लिखा था। लोग कहते थे तुमने इसमें ये भी कह दिया कि लिस्ट जमा कराने की। बिल्कुल भाई, आइन यही है ना, एक सियासी जमात को आपने इलेक्शन के प्रोसेस से दूर कर दिया। वो जब हियरिंग के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट दी ना, तो सब जजों ने पकड़ लिया। कोई जज ऐसा नहीं था जस्टिस अमीनुद्दीन खान या एक और जज के अलावा जिन्होंने कहा कि भाई आपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डेक्लेरेशन भी दी, मैंने खुद दाखिल की थी, सर्टिफिकेट भी दे दिया। क्या किया? सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो फिर आपने इनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? मैंने उस दिन ज़हन बना लिया था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं बताऊं आपको, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त मेरे जो वकला हैं, भी उनका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। अंग्रेज़ी अच्छी बोलना शायद मुझे शायद नहीं आती थी, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती। मैं जो कि ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा हुआ या मैं हार्वर्ड से नहीं पढ़ा हुआ। सलमान अकरम राजा की तरफ इशारा? नहीं, मैं और बातों लोगों की तरफ बात कर रहा हूँ। सलमान राजा मेहनती आदमी है, ये मैं बता दूँ आपको। मैं इतने अर्से से देखता हूँ, वो मेहनत और जज्बे से काम करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो इमरान खान साहब मुझे पसंद इसलिए करते थे, जब मीटिंग्स हुआ करती थी जूम पे, मैं अपना नुक्ता नज़र दिया करता था, मैं किसी की लाइन टो नहीं करता था, मैं अपने माइंड दिया करता था। और ये मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी गलती हुई, सेक्शन 215 की वायरीज चैलेंज नहीं किया। टेकिंग अवे ए सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। पार्टी से अगर सिंबल आइन कानून में लिखी हुई है तो अदालतें क्या करेंगे? अदालतें उस पर अमल करें जब तक वो कानून कलदम नहीं होता। और मैंने दिसंबर में ये बातें की थी, जनवरी में 3 जनवरी की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, रिकॉर्ड मेरे ट्विटर पे चेक कर लीजिएगा, जब मैंने कहा कि सेक्शन 215 चैलेंज कर रहा हूँ मैंने फिर चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट, ये जो मामला ना सिंबल वाला, ये तो बाद में गया ना, मैं तो पहले दिन से लेके बैठा हूँ इसको। मैंने रूल 94 भी चैलेंज किया, जो कहता है कि जिसके पास सिंबल नहीं है ना उसको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी। ये कैसे हो सकता है? और लाहौर हाई कोर्ट 25 मार्च से लाहौर हाई कोर्ट की मिन्नतें करता रह गया, दरखास्तें दायर की, लेकिन लार्जर बेंच बनाने का कहा, लार्जर बेंच बिठाया नहीं। फिर मैं मामला ले गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में। उन्होंने मेरे पॉइंट को बड़ा अप्रिशिएट किया मई में। और जून में 10 जुलाई वाले दिन ना, 10 जुलाई वाले दिन एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन आ गया एडजर्न कराने के लिए। और एडजर्न ना करता, अगर 215 सेक्शन वो अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर देते, रूल 94 कह देते, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला बड़ा सीधा हो जाना था। आज भी मैं बताऊँ अल्ट्रा वायरी इस हद तक बड़ी वाज़ेह होगा कि नहीं होना, तो दूसरी बात ये है। तो इसलिए ज़रा विजडम अपनी जगह है, प्रिवेल करता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं सच बोलूँ, मैं लाइन किसी की टो ना करूँ। मेरी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा रही। मैं आपको पता है मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मेरे बच्चों को तकलीफ़ें दी गई, मुझे बरतानिया रहना पड़ा तकरीबन 9 महीने। और इमरान रियाज के लिए मैं खुल के आवाज़ उठाई। मैंने MPO जो चैलेंज करना है 2022 के अंदर मैंने रहाइयाँ दिलाई थी। मैंने 10,000 जो प्रोडक्शन ऑर्डर इनके है ना, डिटेंशन ऑर्डर, वो मैंने निकलवाए थे 2022 में। इलेक्शन में इतना मैंने काम किया, मेरा रब जानता है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, उसके लिए मैंने बड़ी आईनी दरखास्तें दायर की। 90 दिन में इलेक्शन ना करवा सका, लेकिन मेरी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आज मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। जो इसमें भी मैं जो है ना
मैं तेरे सटे हुआ जो आर्टिकल वाला है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट किया था और वो केस मैंने जीता था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मेरा अपना नुक्ता नज़र था। मेरी कई हुई बातें आज भी ट्वीट उठाकर अगर हो सके तो आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 27 मार्च वाले दिन जब इमरान खान साइफर लहराने बाहर जा रहे थे तो मेरी ट्वीट है, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तरीके तो मैं तुम्हारा अभी असम्बली में पेश नहीं है, एजेंडे का हिस्सा है, कौमी असम्बली तहरीर हो सकती है। इमरान खान बड़ा लीडर था, वो 27 को कौमी असम्बली तहलील कर सकता था, नहीं की, उसने जंग रखी, उसने मामला को लेकर गया और 28 को वो तहरीक अदम-ए-एतबार टेबल हुई और आर्टिकल 95 के तहत 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना उस पर काउंटिंग होनी है। मेरी उस ट्वीट में आगे पता क्या लिखा था, वगरना तहरीक अदम-ए-एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असेंबलियां तहलील। 3 अप्रैल को यही हुआ था। तो आप मेरी ये तो देखा ना, चिड़िया हैं, कौवे बड़े बड़े ज्यादा हैं और ये बातें उस वक्त की कही हुई थी। मैं ये नहीं है, मैं बड़ा साफ था जाना है और याद रखिएगा। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब और अज़मा बुखारी साहबा ये बार बार कह चुके हैं कि एक पार्टी ने जो फरीक नहीं बनी उसको इंसाफ मिल गया बिन मांगे। ये कौन सा कानून है कि वो पार्टी, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला था, और फिर जो इलेक्शन है वो किस आर्टिकल की शिक के मुताबिक इस पे इम्प्लीमेंट करें। ये भी बताएं कि आइन के अंदर इस फैसले की, कि एक तो पार्टी फरीक नहीं बनी, तो कानूनी हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, वजह ये है ना कि ये फैसला अंग्रेज़ी मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, इसका ना उर्दू में, फ़ारसी में, पंजाबी में, सिंधी में ट्रांसलेट करके राणा सरानो ने तो वकालत ही नहीं की, माजरत लाइसेंस ले लिया उसको। ज़रा आ जाए ना, उन्हें क्या आया किस दिन ज़्यादा में चैलेंज कर दे। अज़मा बुखारी भी आ जाए, उनके वालिद साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़रत करे। वकालत करना कोई इतना आसान काम नहीं है, तजर्बा चाहिए भाई। ये बात सफ़ेद की हुई हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 11 जजेस ये बात करते हैं, तुम कौन हो? कौन हो तुम? यानी ये कल के गली में लेकर उठा हुआ अपना सब्जियां बेचने वाला ये बातें शुरू कर दे यार। मैं आम लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ आपको, बड़े आसान लफ्ज़ों में। आसिफ साहब, आप और हमारे कैमरामैन जो है ना मेरे घर पे कब्जा कर लेते हैं। क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। आप दावा दाल करते हैं, सेशन कोर्ट में हालात बनाते हैं, आप जीत जाते हैं, आगे हाई कोर्ट में ये जीत जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। मालिक अजहर सिद्दीक है, आप कहते हैं जनाब मैं मालिक हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले ये तो बताओ तुम मालिक कैसे हो? वो क्या मैं मालिक हूँ, ये कब्जा मेरा है, सबूत तो दिखाओ। सबूत दिखाते हैं, निकल आता है अजहर सिद्दीक का घर। अजहर सिद्दीक तो पील ही नहीं फाइल की, वो गया ही नहीं है। तो क्या आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कर दे देगी या उसको कर दे देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अजहर सिद्दीक लिखेगी सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जजेस के ना ये कफों में स्लीव्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मैं नहीं कह रहा, यहां कानून होता है। और कोई मुद्दे वो बंदा पहुंचा भी नहीं है तो अदालत की ड्यूटी है, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है। यानी मेरी जायदाद में कब्जा हो गया तो क्या अदालत कहेगी इसको दे दो? ना, अदालत की ड्यूटी है फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है। ये मैंने आम लफ्जों में समझाया। अब मैं चलें आपको एक आईनी और कानूनी आम आदमी के लिए समझा देता हूँ बात। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंबल ले लिया गया, कागजात नामजद दाखिल कराए, मैंने भी दाखिल कराए थे, मैंने डिक्लेरेशन दी, मैंने लिखा कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा नहीं भाई आप तो इंतखाबी निशान नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज किया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ किया, ठीक है ना जी। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जनाब नहीं वो ठीक फैसला है, सिंबल आपसे ले लिया, बात ख़त्म। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट ना लिए। अब ये जब मामला हो रहा था तो सलमान अगम राजा ने एक पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि चलें आप सिंबल नहीं दे रहे तो फॉर्म 33 में पीटीआई लिखते हमें। हमारे जस्टिस अली बाकर नजवी साहब है, मैं नहीं कहना चाहता, उस जस्टिस शाह जमील है, उनके बारे में बहुत कुछ बातें कह दी, मुझे ज़रूरत नहीं है वो दोहराने की, हमारे दोस्त हैं वो। और उन्होंने भेजा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कहता चूँकि इंतखाबी निशान नहीं है, आप पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये मैंने सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए। फिर जब वो इंतखाबी निशान वाला मामला क्लियर हो गया तो 13 फरवरी वाले दिन 13 जनवरी वाले दिन इलेक्शन कमीशन एक और फैसला करती है। पता नहीं कहाँ से उनके पास आगे चीज़ें कि आप एक सियासी जमात जब तक छोड़ते नहीं दूसरी सियासी जमात ज्वाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती आई तो उन्होंने ये लिख दिया
भैया हमने कहा हम क्यों इस्तीफा दें पीटीआई से यार, नजरियाती ज्वाइन कर लें, ये आ जाए। अच्छा, वो ना नजरियाती का टिकट लेने के लिए तैयार थे और राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जब डाटा मंगवाया ना, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मेरे सामने की बातें हैं, जब तमाम जजेस का माइंड इस पर क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए, सर्टिफिकेट भी आ गए, ये 9 लोग हैं, सब जजेस ने पूछना शुरू कर दिया, भाई आप कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन उनको आजाद डिक्लेयर करने वाला, आप कौन है? बिल्कुल भाई ये तो मामला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी का काम है। और वो अब पता है आपको 39 निकले हैं, यानी वो जो इलेक्शन लड़े वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, कब्जा पीटीआई का है, मालिक पीटीआई है, तो वो हक हमें वापस दिया। मुझे जरूरत नहीं है पीटीआई को जाने की, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के अंदर आप ये कह दें कि ये फैसला गलत है, फिर जरूरत नहीं है किसने का। जस्टिस अतर में अब जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं कि फाइल नहीं की, बासद एहतराम उन्होंने ये तो कहा कि पीटीआई का ये सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट में, लेकिन मैंने आपके सामने पोजीशन सारी रख दी। अब आगे चलते, इसी एक स्टेप आगे चलते हैं। आज़ाद जीत गए, कानून का कहता है 51 और 106 के आपको 3 दिनों के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आज़ाद डिक्लेयर कर दी तो पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कोई नहीं लड़ा था और साहबजादा हामिद रज़ा ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने लिखा, और ये कागज़ पढ़े गए हैं कि मैं जनाब पीटीआई का कैंडिडेट, मुझे बल्ला दे दिया जाए, बल्ला नहीं देते तो पगड़ी दे दे। पगड़ी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, ना बल्ला दिया ना पगड़ी दी, आज़ाद उसे भी डिक्लेयर कर दिया। अब हमने ज्वाइन करना था किसी सियासी जमात को, तो सियासी जमात ये ज्वाइन कर लिएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। असूली तौर पर वो गलत फैसला इस कॉन्टेक्स्ट में था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई सीट नहीं थी, लेकिन इसकी चूंकि क्लियर नहीं थी, इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं थी, मैं भी इस ओपिनियन था कि फ़र्ज़ कोई नहीं पड़ता, और इसमें सब जजेस मुत्तफिक थे। इद्दत वाले केस की अगर बात करें तो खबर मानेका साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेडिकली तौर पे भी नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ज़रूरत पेश आई कि इद्दत में ही निकाह करने की, इद्दत पूरी करने तक क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रुके, ऐसा क्या मामला था? वो बहुत ही पर्सनल लेकर गए हैं चीज़ों को। आप इस केस का, क्योंकि फैसला भी आने वाला, क्या देखें? चूँकि मैं इस मामले को बहुत करीब से जानता हूँ, 2017 में ना तलाक हो गई थी, 2018 जनवरी में निकाह हो गया था, 39 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और 18 फरवरी में एक सेलिब्रेशन हुई, निकाह नको कोई नहीं हुआ। वो तो मुफ्ती सईद साहब जब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे सामने बैठे और जब ये मामला वो देखा तो, और उन्होंने फिर क्या कहा इस सारे मामले को सामने रखते हुए, मुफ्ती साहब ने कहा जो औरत कह दे वो सच मान। मुफ्ती सईद की बात बता रहा हूँ मैं, टीवी चैनल के अंदर बैठकर उसने कहा। और भाई जब औरत ने फैसला कर लिया, तू कौन अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, तू 2017 से लेकर चने बेचता रहा था, या कोई मछली मंडी पर जाकर रेडियन लगाना शुरू कर दी। जब तुम्हें उठा लिया, अगवा बयान बनाई, अगवा, तुम्हें ख्याल आ गया और तुम अब आगे बढ़ बढ़ के कभी तुम्हारी करप्शन के कहानियां निकली ना तो पता लग जाएगा तुमने अपनी करप्शन के बचाने के लिए सारा कुछ किया। इसमें पहले एक गवाह ने फाइल किया था, नहीं सगा साहब वापस क्यों ले लिया? खावर मान का आगे शर्म करो, तुम्हारी बेटियां जो है ना वो कुरान मजीद पे हलफ दे रही हैं, डूब मरने का मकाम है, बाप को आग कर दिया उन्होंने एक तरह से। लेकिन अब वो आज पूरी कोशिश करते रहे किसी तरह से ना, अब हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं पॉडकास्ट आपका कब चलना है, आज फैसला मुतवक्को है। मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ आपको, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जब ये रिकॉर्ड करें फैसला नहीं आया, आप भी गवाह हैं इस बात की, बाइज्जत बरी होंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ना चाहे आप एविडेंस देनी है, ये करनी है कि इसको रिमांड कर दिया जाए। साइफर में भी ये कोशिश की थी। तीसरी अपील में फैसला मेंटेन करना मुझे नजर नहीं आता, वो फिर इंसाफ का कत्ल। 9 मई के मुकदमात में जो अबूरी जमानतें थी इमरान खान की, वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो केस है, उसमें परवेज खटक साहब भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पास। मैम आसिफ साहब, मैं चूँकि नैब मेरी एक्सपर्ट ही है, वो 0/0 केस है। पहले तो इद्दत के केस में देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि आप जोड़ना चाहती हैं उसको। इमरान खान साहब साइफर में बरी हो तो कि 4 में सजाएं हुई थी, तोशा खाना इलेक्शन कमीशन का भी और नैब का भी, उसमें इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड हो गई है। ठीक है जी, सज़ा उसमें सस्पेंड हो गई और ये इद्दत में भी इंशाल्लाह बरियत हो जाते हैं। तो अब आगे क्या था, इतना अर्सा 9 में पूरा 1 साल चलता रहा। जमानतों के फैसले कब आगे किए
कि जब बरियत तो नहीं थी, बदनीति है, और इमरान खान तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो हिरासत में थे। और अभी एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस तरह नहीं है एक पर्चे से दूसरे पर्चे में पकड़ने और आप कमाल कर रहे हैं आप इस बात को, एक में 2 में MPO जारी कर दें, वो उड़ा के रख दिया सनम के केस के अंदर। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जवेद गुराल और जस्टिस अली बाजवा ने कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। तो उसमें अब ज़मानतें तो खारिज कर दी हैं, ज़मानतें खारिज, बेल बिफोर अरेस्ट खारिज की है ना, अब इसमें गिरफ्तारी डाल दी होगी उन्होंने, जो मेरी तला गिरफ्तारी डाल दी है, तो अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि उसको चैलेंज नहीं हो सकता। अब वो कोशिश करेंगे, जैसे शाह महमूद कुरैशी का रिमांड लिया, इसका रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, और हमें बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करनी होगी, उसी जज के पास जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए, लटकाना नहीं हमने। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से मुझे ज़मानत होती नज़र आती है इसकी। और लेकिन साथ साथ जो है ना, साथ ये पर्चा इमरान खान के लिए आता कि इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। और आप अगस्त के अंदर ये हालात देखेंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ नए केसेस बनाने का जो सोच रहे हैं वो कोशिशें करते रहेंगे। मैं ये सारा मामला अगस्त सितंबर में देख रहा हूँ, उसके साथ फॉर्म 45-47 भी जोड़ रहा हूँ। ऑर्डिनेंस हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया, इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में 15 को लगा हुआ है, लेकिन हमने इसका एक्ट भी चैलेंज कर दिया। इसका क्या किया, जिसमें रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। अभी इसका इतलाक माजी से कैसे होगा, इलेक्शन जब हुए ये तय हो गया था कि इस तरह होना है, ये तो माजी से इतलाक तो इसका हो नहीं सकता। तो 94 फॉर्म 45 और 47 जो है वो अगस्त सितंबर तक उसके मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, हमें उसका इंतज़ार है। अगस्त सितंबर मौसम अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नज़र आएगी आपको। ये मेरी प्रोजेक्ट। अगला चीफ जस्टिस कौन नज़र आ रहा है फिर? देखिए, मैं जो अगली बात कहना चाह रहा था ना, मैं इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाके मैं साथ जोड़ देता हूँ आपका सवाल। ये कहा करते थे हमारा चीफ जस्टिस आएगा, वो आपके सामने जो कुछ हुआ है नवंबर तक जो है ना, आइए हम सारे प्रोसेस से आगे जाने वाले होंगे। अक्टूबर में रिटायरमेंट हो जानी है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। वो ईमानदार आदमी है, मेरिट पे चलने वाला आदमी है, और जिस तरह इस फैसले में खड़े हुए हैं ना वो सब जजेस काबिल तहसीन है। मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, मैं ओपनली बात करता होता हूँ, मैं नहीं इन चीज़ों में इफ़ एंड बट्स में नहीं जाता मैं। तो चीफ जस्टिस साहब बदल चुके होंगे उस वक्त तक। नवंबर में जब ये देखेंगे इनकी मेजॉरिटी, यानी मैंने कैलकुलेशन में आपके सामने रख दिया कि हम कितनी सीटें ले जाएंगे, तो ये फिर कोशिश होगी कि असेंबली डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा? तो उसको फिर वो उसको हम चाहे, वैसे हमने डिमांड दे दी है कि नहीं असेंबलियाँ बनाई जाए, लेकिन जब हमें इसके बगैर मेजॉरिटी मिल जाएगी तो हम असेंबलियाँ डिसॉल्व को क्यों सपोर्ट करेंगे जी? हम तो हुकूमत बनाएंगे, मेजॉरिटी हमारी है, 2/3 तक हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, नो कॉन्फिडेंस से पहले ये भाग जाएगा, ये फेस नहीं कर सकता, और डरपोक आदमी है। शहबाज शरीफ यार कमाल करते। ये आपको पता है लाहौर का माल रोड तो पता ना आपको, यहाँ भी एक अहम दफ्तर है, इस तरह वहाँ पिंडी के माल रोड पे भी एक अहम दफ्तर है, बहुत अहम बिल्डिंग है वहाँ। और ये वैसे कई लोग गेट नंबर 4 भी कहते हैं उसको। तो ये अपना 9 तारीख वाले दिन, 10 तारीख वाले दिन मेरा ख्याल है, मेरी इतलात है, ये भागते भुगते रहे हैं, छलांगे मारते रहे हैं, लेकिन हालात उनके बस में नहीं नजर आए। रोता पीटता रहा, किसी जगह कहीं दोस्तों बैठ के इस्तीफे का भी कहा उसने। उन्होंने कहा भाई अब ये कबूल किया है तो ये डोल तो बजाना पड़ेगा, ये कंबल जो है जो तुम्हारे गले पड़ गया है, तुम इसको ये अपना छिपकली है मुंह में डाल रही है, निकलोगे तब मरोगे, हजम करोगे तब मरोगे। तो उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं है। और इसको मशवरा जो है ना, यानी शायद का कान अब्बासी ने मशवरा अच्छा दिया, मिफ्ता इस्माइल ने मशवरा अच्छा दिया, ना माना, ज़ुबैर ने अच्छा मशवरा दिया, जावेद लतीफ़ हज़ार इख्तलाफ है उसने भी मशवरा अच्छा दिया, साद रफ़ीक भी यही कह रहे हैं, शेख रोहील अस्कर भी ये कह रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर ये लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी, लेकिन वो यार इक़्तिदार है। मैं 2.5 सालों में मुल्क का तबाह कर दिया, इकॉनमी कहाँ ले गए, और जो हाल किया, क्या किया हाल, ज़रा इस मुख्तसर आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात, डॉलर कहाँ चला गया, बिजली की यूनिट प्राइस कहाँ चलेगी, गरीब मर रहे हैं, मैंने वो चैलेंज किया है, वो अपनी जगह है, पेट्रोल हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, और वो समझाते रहे। यानी इनकी हड हरामी की वजह से या हड दर्मी की वजह से कुछ लोगों की मुल्क यहाँ तक चला गया, और ये सियासी लोगों का ज़्यादा कसूर है इस सारे मामले में, मैं आपके सामने रख दूँ। उनकी वजह से मुल्क कहाँ चला गया, ये मुल्क को बचा सकते थे। मैंने 5 जून, एक और बात बता दूँ, 5 जून में मेरी प्रेस ब्रीफिंग निकाल कर देख लीजिएगा, 5 जून 2023, 5 जून
23 में मैं लंदन में था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती थी, इमरान खान से जो ज्यादती हो रही है ना होने देती, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुक जानी थी हमेशा के लिए, आइंदा नहीं होनी थी। आप जो सियासी जमातें जो बारी वाली थी वो इकट्ठी हो गई, ये मसले तो नहीं हल होते ना जनाब। अच्छा सर, ये जो डिजिटल टेररिज्म है, एक इदारे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा वो इदारा है, लेकिन उसको इस तरह विक्टिमाइज़ करना और इस तरह उसके ख़िलाफ़ इस हद तक तनकीद करना कि जिससे दुश्मन भी खुश हों, और ये डिजिटल टेररिज्म इदारे की जानब से ये टर्म भी आ चुकी है। और मैं ये आपका समय बात आपकी समझ गया हूँ। देखिए पहली तो बात है वो डिजिटल टेररिज्म लफ्ज़ ही गलत है, साइबर टेररिज्म का इशू है ये। डिजिटल टेररिज्म हमारी ना कानून पाकिस्तान ने दुनिया और वहाँ डिजिटल टेररिज्म का मतलब ही कुछ और है। आप पहले तो पीका कानून में एक मैं मजम्मत करता हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी की अगेंस्ट इस तरह की जो बातें होती हैं मैं नहीं इसको समझता। शख्सियात के बारे में आपको है वो आप करते रहते हैं, लेकिन आप बतौर इदारा जो है ना उसको सपोर्ट हम कभी भी नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है इदारे को, ये याद रखिएगा। शख्सियात और सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये कहेंगे हम कंट्रोल करते हैं, हम कौन बात मानता है आज के ज़माने में भाई, कौन बात मानता है? जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो हो रहा है ठीक है, कुछ ट्रेंड चल रहे होंगे लेकिन वो ट्रेंड कुछ और हवाले से, उसका मकसद ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं ना तो इसको भाई आपको देखिए आपको कवानीन में तरमीम कर रही है। इमरान खान को अगर इन चीज़ों का पता था तो वक्त से पहले पता था। ऑनलाइन रूल्स बनाए 2021 में, इन चीज़ों को पीक एक्ट में तरमीम की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया सारा कुछ। और कमाल की बात है FIA ने पटिशन दायर की ना, पता है पटिशन किसने वापस ली? किसने? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट ने, मरियम औरंगजेब ने वो पटिशन वापस ली थी। आज जवाब दे कौम को, मैं चाहे बताएं ना तरह आज आकर बताएं कि अगर वो कानून होता तो ये हालात ना होते ना। ये तो ड्रामा करते रहे हैं, खुद क्या करते रहे हैं। जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में मैं क्या क्या नाम आपको लूँ। अगर कमरे के दरवाजे टूटे तो इल्ज़ाम क्या था, आज हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। आप खुद क्या करते रहे? अगर शर्म और हया होती तो ये कुछ होता हालात। PTI भी यही कर रही है, फर्क क्या हुआ? देखिए मैं फर्क दोनों जमातें देखिए मैं वजह जर्नैलों को जो है वो कोस रही है। देखिए मैं वजह बताना, आपका मकसद ये है कि ये काम हुआ था ना तो इन्हें समझ आना चाहिए था ना, रोक रहे थे ना, रो पीट के आज खुद कर रहे हैं ना, तो इसका फिर नुकसान किसको होना है? इसको नुकसान किसको होना है? हाँ, तो इस पर इसलिए उस वक्त कहा इमरान खान ने ऑनलाइन रूल्स ये सारे इसलिए बनाए, लेकिन नहीं माने भाई। अब हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हाईलाइट तो करना है ना। ये तो नहीं चुप करके बैठ सकते हम। ये क्यों चुप करके बैठे? यानी जब ये बातें करते रहे तब कोई एक्शन नहीं लिया। क्या रोग आर्मी का लफ्ज नवाज शरीफ ने नहीं इस्तेमाल किया? सिरिल अल्मेडा के बारे में, डॉन लीक्स के बारे में कौन लोग थे? यही लोग थे। गुलभूषण यादव क्या था? मोदी का जो यार है, मेरे नहीं कहना, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये हम तो नहीं कहते रहे। आप तो खुद इन चीज़ों को लेकर चलते रहे हैं। कश्मीर के बारे में जो बातें करते रहे, भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था पाकिस्तान को मिसाल है पाकिस्तान की, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बेवकूफ़ बनाते रहे, उस तरह नहीं मसाइल हल होते जनाब। आप मुल्क को आगे लेके चले। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि मेरी बीवी को आर्मी चीफ मानना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट थी जेल के अंदर बैठ के। आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल शख्सियत को इस तरह की बात करनी कि मतलब आर्मी चीफ साहब मतलब इतने ही वो है कि वो बैठे हैं कि वो किसी की बीवियों? देखिए मैं एक अर्ज़ करूँ आपके सामने, ये चूँकि स्टेटमेंट देखें, चूँकि ये फैक्ट्स मेरे पास नहीं है। इमरान खान साहब को कुछ ना कोई फैक्ट ज़रूर होंगे, मेरे इस बारे में बात नहीं हुई, ये मैं बता दूँ आपको। कानूनी हवाले से क्या कहते हैं कि कानून के हवाले से तो आप देखें ना, किसी भी शख्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे खदशा है इस हवाले से, और उसमें अब कितना बड़ा ऑफिस क्यों ना, चीफ जस्टिस के बारे में आप कह सकते हैं, अब सदर के बारे में, वज़ीर आज़म की अदालत नहीं लगती ना। अगर आप ये इल्ज़ाम तौहीन अदालत का थोड़ा है, ये तो आप इल्ज़ाम कर रहे हैं कि जनाब ये है, मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे ऐसे हालात हैं, तो ये तौहीन अदालत का इशू नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देंगे ना, अब जहाँ तक वो है ये बेहतर जवाब जो है इमरान खान। लेकिन बुशरा बीवी साहब को बड़े एतराज़ात हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, देखिए जाली केस, झूठे केस, बतौर इदारा जो है ना, बतौर इदारा ये देखना चाहिए था कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए था। साकम निसार साहब के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी याराना और दोस्ती थी, इसलिए जब वो चीफ जस्टिस थे तो अजहर सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट में ही नजर आते थे। क्या उनके दौर में फैसले ठीक थे? अच्छा देखिए मैं उस दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, अब भी हो रही है। देखिए बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जस्टिस साकिब निसार एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। वो बुनियादी हकूक में 1,10,000 केस, एक पार्टी नहीं मानती उनको, वो ना माने, उनके मानने से नहीं होता। मैं मफादियामा का केस करता हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कितने काम किए और क्या हालात बनाए उन्होंने। ये सारा कुछ आपको हमारे सामने है और हम इन चीज़ों को सामने रख के बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ होनी है और क्या हालात बनने हैं। एक बात मैं आपके सामने रख दूँ, जैसे साकिब निसार एक फरिश्ता इंसान थे, 1,10,000 इंसानी हकूक के काम। मुझे ये बताएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लूट के खा गया जो काम उन्होंने किया था, प्राइवेट स्कूल क्या करते रहे, चीनी माफिया क्या होता रहा, यहाँ मुहालियत के क्या काम थे, गरीब लोगों के क्या, उसका मुकाबला और सानी पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं है। ये मैं बता दूं आपको। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कौन से ऐसे बेंच के अंदर वो मौजूद थे। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस बिल्कुल जायज़ है, माने या ना माने आप इनको, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आज भी मानता हूँ इस बात को। ख्वाजा साद रफ़ी के साथ, जो बाकी लोगों के साथ, वो अब मकबूल बाकर ने फैसला लिखा था। मकबूल बाकर साहब आपको पता निगरान वज़ीर आला थे, तो थोड़ी सी शर्म और हया उन्हें आनी चाहिए थी ना उस वक्त, कि उस वक्त उन्हें अपने फैसले याद करें, जो कुछ हो रहा है उसमें अमल दरामदी करा लेते कम अज़ कम। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये होती आ रही है और हो रही है। इसको रोकना सियासी जमातों ने है। सियासी जमातें जब तक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती तो तब तक ये रुक नहीं सकती है। इसे रोकने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना, अगर इकट्ठे होंगे तो ये रुकेगी, वरना ये रोना पीटना रहेगा, कभी एक का कभी दूसरे का। मैं किसी एक बार इसमें सियासी जमातों के लिए हमारा मशवरा यही है कि इसको रोक दें खुदारा। अगर अब 2.5 सालों में, ये 3 सालों के अंदर करप्शन के पहाड़ टूट गए हैं। आप हाल देखें, कोई ये केस बता दें। बातें बड़ी करते थे ना, केस फाइल किया, स्मगलिंग रोक ली, आम बंदों के साथ ज्यादतियां रोक गए, नहीं रोक सके आप, तबाह बर्बाद कर दिया आपने ये 2.5-3 सालों में। नवाज शरीफ को असूली तौर पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने पीडीएम की हुकूमत के साथ मिल के क्या तबाही की है। जो एक दूसरे के साथ नारे लाते थे, सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। आखिरी सवाल है मेरा, इमरान खान साहब किस महीने में आपको लगता है कि बाहर आते नजर आ रहे हैं? महीना बता दें, प्रेडिक्शन। अच्छा चले, खबर आ गई है जी, अपीलें मंजूर हो गई हैं और अपना ये आपके सामने ये चल रहा है। अपना इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों बरी हो गए हैं। दोनों बरी हो गए। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था आपको? निकाह का मैंने यही कहा था ना आपको, ले मंजूर हो गया, कलदम हो गया जी। अब मैं अगस्त सितंबर का टारगेट आपके सामने, सितंबर में इमरान खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है नवंबर तक सारा काम खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल, अजहर सदीक साहब से हमने बात की, उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शन भी की और ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो नवंबर में अवाम के बीच में होंगे। तो अपने मेजबान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।